चलिए दोस्तों, आईटी ट्रेंड्स के अंतर्गत हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एमआईएस। और एमआईएस का नाम अगर देखें पूरा तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये देखिए, आप जो है यहाँ देख सकते हैं तीन शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बना है मैनेजमेंट, एक है इंफॉर्मेशन और एक है सिस्टम। जैसे हम इस डायग्राम की अगर बात करें तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कुछ पीपल, यानी कि कुछ जो इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय होते हैं। एक प्रकार से अगर देखें तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर जो निर्णय लेने की कैपेसिटी जिनमें होती है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? पीपल, यानी कि मैनेजमेंट हम बोल सकते हैं। ठीक, उसके अलावा ये जो है इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करेंगे। साथ ही जो है एक सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है दो या दो से अधिक इकाई, मतलब दो या दो से अधिक इकाइयों से मिलकर जो बना होता है उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं, जो पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए आपस में मिलकर कार्य करते हैं। तो चलिए इन तीनों शब्दों को हम विस्तार से जानते हैं, तब आपको जो है एमआईएस के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो एमआईएस को सिंपल हम बोल सकते हैं निर्णय लेने और ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति है उनका अध्ययन, एक प्रकार से हम क्या बोलेंगे? एमआईएस। तो एमआईएस में हम जो है तीन शब्दों को देखेंगे। एक है मैनेजमेंट, यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक है इन्फॉर्मेशन और एक है सिस्टम। सबसे पहले हम जानेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग जो है, मतलब जो पीपल होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, गोल मतलब एक टारगेट, एक लक्ष्य होता है, उसको पूरा करने के लिए साथ में कार्य करते हैं। और इसके अंतर्गत डिसीजन मेकर्स, मतलब जो निर्णय लेते हैं, जो कि सारा मैनेजमेंट को कार्य को देखते हैं। और मैनेजमेंट के अंतर्गत हम देखें तो प्लानिंग, यानी कि नियोजन हम बोल सकते हैं। किसी काम को करने से पहले अगर हम कोई प्लान बनाते हैं तो वो प्लानिंग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी कि बिना प्लान के कोई भी मैनेजमेंट या प्रबंधन यहाँ पर असफल माना जाता है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी टारगेट हमको पूरा करना हो, तो यदि हमको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अगर कोई टारगेट पूरा करना है तो हमको सबसे पहले प्लानिंग की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी कार्य किस प्रकार किया जाना है वो योजना हम पहले ही बना लेते हैं, तो इसको प्लानिंग बोलेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, और दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर जो है किसी निश्चित उद्देश्य के लिए साथ में कार्य करते हैं, तो उसे संगठन की परिभाषा हम दे सकते हैं। नियंत्रण हम बोलेंगे, यानी कि जो काम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत उस पर नियंत्रण होना जरूरी है। जैसे कंट्रोलिंग करने का काम एक व्यक्ति का होता है, ठीक है, जैसे डायरेक्टर या फिर जो निर्देश करने वाला होता है, ठीक है, उसका काम होता है। तो ये सारी चीज़ होती है मैनेजमेंट के अंतर्गत, यानी कि प्लान बनाना, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल करना। तो ये फंक्शन जो है मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन माना जाता है, और ये निर्धारित करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य क्या होने चाहिए, उन उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, कितना जो है मतलब किस किस प्रकार से किया जाना चाहिए, सारी चीज़ें किसके अंतर्गत शामिल होती है? प्लानिंग के अंतर्गत, यानी कि योजना बनाना। ऑर्गेनाइजेशन, यह मैनेजमेंट का दूसरा महत्वपूर्ण फंक्शन होता है। प्लानिंग फेज में जो टास्क विकसित किए गए हैं उन्हें जो है उस फेज में असाइन किया जाता है, ठीक है, तथा इसमें जो है मैनेजर रिसोर्सेज भली भांति ऑर्गेनाइज करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव है वो कुशलतापूर्वक, प्रभावी रूप से तथा आर्थिक रूप से पूर्ण हो सके। बिना ऑर्गेनाइज किए हुए मैनेजर कोई भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता। मतलब सबसे पहले प्लानिंग बनाना पड़ेगा, और उस प्लान को बनाने के बाद जो है उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। उसके बाद नियंत्रण, यानी कि कंट्रोलिंग। तो यह मैनेजमेंट का एक अति महत्वपूर्ण फंक्शन है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सब ऑर्डिनेट की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको मापा, यानी कि नाप जोख की जाती है, सही उनको करेक्ट किया जाता है, तथा प्रदर्शन को जो है मापने के लिए सूचना को एकत्रित किया जाता है। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट जो वर्ड था हमारा, देखिए मैनेजमेंट के बारे में हमने जान लिया, तीन चीज़ें उसमें देखने को मिली, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोलिंग। अब दूसरा शब्द हमको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इन्फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं? सूचना जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईंधन की तरह काम करती है। अगर सूचना ही नहीं रहेगी तो पूरा सिस्टम जो है कैसे काम करेगा? उसके लिए रॉ मटेरियल का काम कौन करेगा? इन्फॉर्मेशन, यानी कि ईंधन। अगर किसी गाड़ी में हम अगर ईंधन यानी पेट्रोल ना डालें तो वो गाड़ी चलने में असमर्थ रहेगी। उसी प्रकार अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर इन्फॉर्मेशन ना रहे तो वो जो है ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं चलेगी, क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ठीक ढंग से टिक नहीं सकता। इन्फॉर्मेशन तथा डाटा को अलग अलग बिंदु है, मतलब डाटा और इन्फॉर्मेशन अलग अलग बिंदु है। तो कैसे अलग अलग है? ये डाटा की बात करें और यहाँ बात कर लेते हैं इन्फो की। तो डाटा जो है रॉ फैक्ट होते हैं। अगर इनको जो है प्रोसेस कर दिया जाता है, यानी कि व्यवस्थित तरीके से जमा दिया जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इन्फो में। तो अलग अलग हम देख सकते हैं, डाटा और इन्फो अलग अलग है। मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोसेस डाटा को बोला जाता है, जबकि डाटा अधूरा तथा अव्यवस्थित तथ्य होता है। तीसरा शब्द हम देखते हैं सिस्टम। तो सिस्टम के द्वारा सूचना जो डेटा है उसमें प्रोसेस होती है,
इसके अलावा सिस्टम परस्पर जुड़े हुए तथा एक दूसरे पर निर्भर जो अवयव एलिमेंट होते हैं उसका समूह होता है, जो कि एक जटिल यूनिट होती है। मतलब दो या दो से अधिक इकाइयों का समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए काम करता हो उसे सिस्टम बोला जाता है। तो इन तीनों शब्दों का मिश्रण एक प्रकार से MIS कहलाता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब जानते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। तीनों शब्द का अर्थ हमको पता चल गया। प्रबंधन सूचना प्रणाली, इसे हिंदी में बोला जाता है, एक सूचना प्रणाली है जिसका उपयोग कंपनी में निर्णय लेने के लिए किया जाता है और एक संगठन में जानकारी के समन्वय, नियंत्रण और विश्लेषण के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रबंधन सूचना प्रणाली का अध्ययन एक संगठनात्मक संदर्भ में लोगों और जो टेक्नोलॉजी होती है इसकी जांच करता है। MIS एक कंप्यूटर प्रणाली है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं जो संगठन के संचालन के लिए रीढ़ के रूप में काम करते हैं। जिस प्रकार हमारी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी होती है, उसी प्रकार MIS जो है किसी संगठन के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता यहाँ विकसित होती है। अब एक जो है MIS कई ऑनलाइन सिस्टम से डेटा इकट्ठा करता है, सूचना का विश्लेषण करता है और प्रबंधन निर्णय लेने में सहायता के लिए डाटा रिपोर्ट करता है। MIS के उद्देश्य जो है देखिए बेहतर निर्णय लेना है, जिसमें कि फाइनेंशियल आ जाते हैं, इन्वेंट्री, पर्सनल, प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, मार्केटिंग, रॉ मटेरियल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सारे जो है उद्देश्य मतलब एक प्रकार से निर्णय लेना है, इन सभी उद्देश्य के लिए MIS मतलब एक प्रकार से निर्णय लेने की जो कैपेसिटी है वो किससे डेवलप होती है, MIS से। तो MIS बेहतर निर्णय लेने के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, तो इसकी आवश्यकता के लिए हम जान लेते हैं। यहाँ पर निर्णय लेने वालों को जो है प्रभावी निर्णय लेने के लिए जानकारी की आवश्यकता होती है और प्रबंधन सूचना प्रणाली इसे संभव बनाती है। मतलब जानकारी अव्यवस्थित नहीं, यहाँ पे व्यवस्थित जानकारी आपको देखने मिलेगी और निर्णय लेने के लिए हमको जानकारी की ज़रूरत पड़ती, तो उस व्यवस्थित जानकारी को प्रदान करने का काम जो है MIS के द्वारा किया जाता है। MIS सिस्टम संगठन के भीतर और बाहर संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। संगठन के भीतर के जो कर्मचारी दिन प्रतिदिन कार्यों के लिए आवश्यक जानकारी तथा आसानी से पहुँचने में सक्षम हैं। रिकॉर्ड कीपिंग, इसकी बात करें तो प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी MIS जो है किसी संगठन के सभी व्यवसाय लेन देन को रिकॉर्ड करती है और लेन देन के लिए एक संदर्भ बिंदु प्रदान करती है। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स या इसके कंपोनेंट या अवयव की बात करें तो इसमें हमको 5 चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहली बात तो हमको देखने को मिलती है पीपल, यानी कि इसमें कुछ पर्सन्स होने चाहिए। ठीक है, उनके पास डाटा होना चाहिए, डाटा मतलब रॉ फैक्ट होना चाहिए। उसके बाद रॉ फैक्ट को किस प्रकार उपयोग करना है उसके लिए एक प्रक्रिया होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है MIS पूरी कंप्यूटराइज प्रक्रिया है, तो देखिए कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पे हार्डवेयर होना चाहिए। ठीक है, अब हार्डवेयर अकेला काम नहीं करता तो उसके लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए जो कि प्रोग्राम निर्देशों का समूह होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है एक प्रकार से एलिमेंट हम बोल सकते हैं MIS के, ये मुख्य चीज़ें हैं। ठीक है, MIS की इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पीपल के बारे में, यानी कि जो लोग सूचना प्रणाली का उपयोग करते हैं उन्हें हम पीपल बोलेंगे। डेटा सूचना प्रणाली जो है रिकॉर्ड करती है। बिजनेस प्रोसीजर, डेटा को रिकॉर्ड करने, संग्रहित करने और विश्लेषण करने के तरीके पर प्रक्रिया लागू होती है। फिर हार्डवेयर की बात करें तो इनमें सर्वर, वर्क स्टेशन, नेटवर्किंग उपकरण, प्रिंटर आदि शामिल होते हैं। सॉफ्टवेयर, ये डाटा को संभालने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम, इनमें स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डेटाबेस सॉफ्टवेयर आदि जैसे प्रोग्राम जो है यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ इन्फॉर्मेशन सिस्टम में देखें तो सबसे टॉप पे देखिए एग्जीक्यूटिव, हम देखें सीनियर मैनेजर होते हैं, मिडिल मैनेजर और वर्कर, सभी में इन्फॉर्मेशन एक व्यवस्थित रूप में देखने को मिलती है। कैसे, देखिए एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। फिर दूसरे में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो कि सीनियर मैनेजर के अंतर्गत है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो कि मिडिल मैनेजर, और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा वर्कर के अंतर्गत। चलिए एक एक करके जान लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जिसे TPS बोलते हैं, तो इस प्रकार की सूचना प्रणाली का उपयोग किसी भी व्यवसाय के दैनिक लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, क्योंकि नीचे देखें वर्कर के स्टेज में आपको देखने को मिली होगी। एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एक उदाहरण पॉइंट ऑफ सेल POS जिसे बोलते हैं सिस्टम है। POS सिस्टम का उपयोग दैनिक बिक्री को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। फिर हम देखें MIS यानी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की अगर बात करें तो प्रबंधन सूचना प्रणाली का उपयोग अर्ध संरचित यानी कि हाफ जो स्ट्रक्चर होता है उसे निर्णय लेने के लिए रणनीति प्रबंधकों को मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, लेन देन प्रसंस्करण प्रणाली से आउटपुट का उपयोग MIS सिस्टम के इनपुट के रूप में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS बोलते हैं जिसे। तो ये टॉप लेवल पर यानी शीर्ष जो है शीर्ष स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा अर्ध संरचित निर्णय लेने के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आप देखिए यहाँ पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये देखिए टॉप लेवल पर आप देखने को मिलेगा सीनियर मैनेजर। ठीक है,
लेन देन प्रसंस्करण प्रणाली से आउटपुट का जो है मतलब एक प्रकार से जो डीएसएस है, यहाँ पे देखिए प्रबंधन सूचना प्रणाली से आउटपुट का उपयोग निर्णय समर्थन प्रणाली के इनपुट के रूप में किया जाता है। और डीएसएस सिस्टम बाहरी स्रोतों यानी कि जो एक्सटर्नल रिसोर्सेस होते हैं या एक्सटर्नल सोर्स होते हैं उससे डेटा इनपुट भी प्राप्त करता है, जैसे कि वर्तमान बाजार जो है प्रतियोगिता, इन सभी चीज़ों की जानकारी ये प्राप्त करता है। चलिए अब जानते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है SDLC। SDLC मतलब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब सिस्टम मैंने बताया दो या दो से अधिक यूनिट का समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करता है उसे हम बोलेंगे सिस्टम। और सिस्टम अचानक से बनने वाली प्रक्रिया नहीं है। सिस्टम या एक जो मतलब एक प्रकार से अगर बात करें कोई भी चीज़, जैसे मकान भी बनाना था हमको एक स्टेज को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, मतलब एक लेवल बाय मतलब स्टेज बाय स्टेज यहाँ पे चलना पड़ता है। सबसे शुरुआत में हमको उसकी प्लानिंग करना पड़ेगा, प्लानिंग में एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालिसिस करने के बाद उसको डिज़ाइन, उसके बाद उसकी टेस्टिंग, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। फिर समय समय पे मेंटेनेंस चलता है। जब मेंटेनेंस की प्रक्रिया पूरी समाप्त हो जाती है तो फिर से SDLC की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो इसमें हम विभिन्न प्रकार के चरण देखेंगे, यानी कि सिस्टम बनने से लेकर मेंटेनेंस तक की जो प्रक्रिया है उसे हम बोलेंगे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। चलिए यहाँ पे कुछ स्टेजेस होती है इसकी। तो देखिए प्रीलिम्स जो इन्वेस्टिगेशन है, सबसे शुरुआती दौर पर अगर हम देखें तो कोई भी सिस्टम बनने से पहले इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। किस प्रकार का सिस्टम बनाना है, किसके लिए सिस्टम बनाना है, क्या बनाना है, कितना समय लगेगा, सारी चीज़ें देखने को मिलती है। उसके अलावा जब ये सब चीज़ें पता चल जाती है, यानी प्रॉब्लम यहाँ पे आइडेंटिफाई की जाती है। उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए कितनी लागत आएगी, लागत जो है लाभ से कम होगी या ज़्यादा होगी, तो नाप झोंक करना यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी के अंतर्गत आता है। फिर जब भी सारी चीज़ें हो जाती थी, यहाँ रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना पड़ता था, मतलब क्या क्या ज़रूरत है उसका विश्लेषण करना पड़ता है। उसके बाद सिस्टम एनालिसिस करना पड़ता है, जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सही गलत को निकालना, ठीक है। फिर उसके बाद जब इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो जाती है तो सिस्टम को डिज़ाइन करना स्टार्ट किया जाता है। सिस्टम डिज़ाइन हो गया तो उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस चालू होती है। फिर साथ में जब डेवलप हो गया तो उसकी टेस्टिंग, यानी कि सही चल रहा है नहीं चल रहा है, सारी चीज़ देखने को मिलती है। जब कंप्लीट हो जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, यानी कि सिस्टम को अपनी जगह स्थापित करने की बात आती है। फिर उसके बाद मेंटेनेंस की प्रक्रिया चालू होती है। मेंटेनेंस मतलब होता है समय समय पर रख रखाव की बात होती है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर मान लें कोई चीज़ आपने ख़रीदा, जैसे बाइक खरीदा आपने या कार खरीदा, तो कार खरीदे आपने, मान लीजिए 10 लाख की कार खरीदे, ठीक है। अब 10 लाख की कार खरीदे तो क्या 10-15 दिन या 1 महीने बाद अगर कुछ चीज़ उसमें टूट जाए तो क्या दूसरी कार आप खरीदोगे? बिल्कुल नहीं खरीदोगे। तो इसका मतलब है कि आप उसमें जो है उसमें सुधार करवाओगे। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा उसमें डेंट हो गया है, कहीं थोड़ी स्क्रैच आ गई है, तो स्क्रैच आ गई तो आप क्या करवाओगे? उसका डेंटिंग करवाओगे। डेंटिंग करवाना मतलब क्या कहलाता है? रख रखाव। रख रखाव का मतलब होता है मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये रख रखाव जो है कब तक चलेगा? रख रखाव चलेगा एक स्टेज तक। अब एक स्टेज कैसी? जैसे मान लीजिए 10 लाख की हमारी कार आई है, ठीक है। 10 लाख की कार आई, उसमें अगर 5 लाख रुपए क्या लग रहा है? मेंटेनेंस। तो आप लगाओगे कि मेंटेनेंस? बिल्कुल नहीं लगाओगे। 50-60 हज़ार इस तक तो आप लगा सकते हो, परंतु 5 लाख अगर बात करें मेंटेनेंस की तो 5 लाख और लगा के आप नई कार ले सकते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो SDLC की प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक कि जो मेंटेनेंस की लागत है वो एक निश्चित दर पर हो। और रिव्यू करना मतलब समय समय पर उसको देखते रहना, काम सही कर रहा है नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें निगरानी रखना, मॉनिटरिंग करना। तो SDLC आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जैसे कि मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे जो प्रीलिम्स वाली जो इन्वेस्टिगेशन है, मतलब कोई भी सिस्टम बनाने से पहले उसके बारे में जानना, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। फिजिबिलिटी स्टडी मैंने पढ़ा दिया आपको। फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स। अब फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स, जैसे अगर कोई सिस्टम बनाना है तो हमको फैक्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी। फैक्ट की ज़रूरत जो है कुछ कुछ चीज़ें, जैसे अगर मान लीजिए डेवलपर है और ये जो है क्लाइंट, तो इसकी जगह जाकर हम जो है डेटा को फाइंड करेंगे ना, तो फैक्ट को फाइंड करने की टेक्निक यहाँ पे होती है अलग अलग प्रकार से। जैसे कि आप जाकर डायरेक्ट पूछ सकते हो वहाँ के एम्प्लॉय से, ठीक है, साक्षात्कार ले सकते हो, या फिर प्रश्नावली, बहुत सारी चीज़ें यहाँ होती है। तो ये फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक के अंतर्गत शामिल की जाती है। इसके अलावा देखिए यहाँ मैंने बताया आपको ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, मतलब जगह पे जाकर आप चेक कर सकते हो। प्रश्नावली, एक डॉक्यूमेंट बनाकर आप सही गलत कुछ क्वेश्चन है उसका रिव्यू ले सकते हैं। साक्षात्कार, एक एक व्यक्ति से पूछ सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें जो होती है मौजूदा दस्तावेजों की समीक्षा कर सकते हैं। तो सारे जो है फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स माने जाते हैं। डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस मतलब लागत और लाभ का विश्लेषण करना डेटा एनालिसिस कहलाता है। तो आप ये एक बार पढ़ लेना, ठीक, इसके बारे में।
प्रोसेस के अंतर्गत कुछ चीज़ें आती है, जैसे कि प्रोसेस मतलब एक जो है रॉ मटेरियल से उसको सही इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, तो ये प्रोसेस उसके अंतर्गत शामिल की जाए। जैसे डेटा रिक्वायरमेंट, डेटा विश्लेषण के लिए इनपुट के रूप में आवश्यक जो विश्लेषक या ग्राहक की आवश्यकताओं के आधार पर बनाया जाता है। डेटा कलेक्शन, विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र किया जाता है। इसके अंतर्गत डेटा को विभिन्न सेंसर के माध्यम से भी एकत्र किया जा सकता है, जैसे ट्रैफिक कैमरा, उपग्रह, रिकॉर्डिंग डिवाइस, यह इंटरव्यू, ऑनलाइन डाउनलोड, प्रश्नावली के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, इसके अलावा डेटा प्रोसेसिंग इसमें शामिल किया जाता है, डेटा क्लीनिंग, तो ये सभी आप जो एक बार देख लेना प्रोसेसिंग के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम टूल्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो एनालिसिस करने के लिए कुछ टूल्स का उपयोग किया जाता है, इन टूल्स को हम देख लेते हैं एक बार। तो टूल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है, एक तो आती है डेटा डिक्शनरी, एक आता है स्ट्रक्चर इंग्लिश, एक आता है डिसीजन ट्री और एक आता है डिसीजन टेबल। अब देखिए, जब आप कोई चीज़ का मतलब जो है कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई सिस्टम बनाते हैं, तो उसके लिए जो है आप क्या करोगे, एक डेटा आप बनाओगे। जैसे मान लीजिए आप एम एस एक्सेस पढ़े होंगे, तो एम एस एक्सेस में क्या करे थे, आपने टेबल बनाए थे कि नहीं, बिल्कुल बनाए थे। ठीक है, तो एम एस एक्सेस में जब आप टेबल बनाते थे, फील्ड है, फील्ड के रिकॉर्ड है। उसके बाद आप जब फॉर्म बनाते हैं, तो जैसे कोई रिकॉर्ड है, मान लीजिए आप जो है यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, तो ये डिक्शनरी है एक प्रकार से, डेटा की टेबल जो है डिक्शनरी है। या फिर एक और उदाहरण मैं बताता हूँ, तो डेटा की डिक्शनरी कैसे होगी। देखिए, हमारी डिक्शनरी क्या हो गई, जैसे आपसे पूछा जाए डिक्शनरी क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का संकलन होता है। मान लीजिए इंग्लिश की डिक्शनरी हो गई, या फिर कोई चीज़ की भी आप डिक्शनरी ले लीजिए। हमारे लिए वो डिक्शनरी हो गई डाटा। हमारा डाटा क्या हो गया, हमारी जो डाटा है वो डिक्शनरी हो गई। पर डिक्शनरी की भी डिक्शनरी कहाँ होगी, मतलब उसे बोलेंगे हम, देखिए हमारे लिए डाटा हो गया डिक्शनरी, और डिक्शनरी की भी डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी का डाटा, जिसे हम बोलेंगे एक प्रकार से मेटा डाटा। अब मेटा डाटा क्या होता है, आपने बुक पढ़ा ही होगा। बुक पढ़ा तो सबसे पहले आप जब पेज पलटाते हो, एक दो पेज के बाद आपको देखने को मिलता होगा इंडेक्स। मिलता है कि नहीं, बिल्कुल मिलता है। ठीक है, तो इस इंडेक्स में क्या दिया रहता है आपको पता होगा। कोई टॉपिक, फलाना फलाना टॉपिक है, मान लीजिए आप इंट्रोडक्शन की बात करें, पेज नंबर 5 से लेकर 10 तक इंट्रो दिया है। कोई टॉपिक का जो शुरुआत है, या चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 जो भी है, वो दिया है 10 से लेकर 15 तक। तो इस प्रकार आप देखिए, जब सबसे शुरू में आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो, तो आप कहाँ जाते हो, इंडेक्स में जाते हो। इंडेक्स में जाने के बाद आप देख लोगे इंट्रो कहाँ तक दिया है, इंट्रो दिया है 5 से 10 तक। तो ये क्या हो गया, ये 5 से 10 तक तो जो दिया है वो हमारे लिए क्या हो गया, डाटा। पर इस डाटा को देखने के लिए हमने क्या यूज़ की है, इस डिक्शनरी को यूज़ की है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेटा की डिक्शनरी। तो डेटा डिक्शनरी आपको समझ में आएगा, हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर इंग्लिश मतलब जब हम सिस्टम बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो कोडिंग करते हैं, तो उसे जिस भाषा का उपयोग करके करते हैं, जैसे कोई इंग्लिश भाषा का उपयोग करेंगे, तो उसे बोलेंगे स्ट्रक्चर इंग्लिश। यानी कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस करने के लिए जिस इंग्लिश का उपयोग किया जाता है, उसे इंग्लिश स्ट्रक्चर इंग्लिश बोलेंगे। डिसीजन ट्री, जैसे कोई चीज़ में हमने जैसे फलाना जैसे हमने कुछ चीज़ बनाया है, या देखिए, यदि हमने कोई सामान खरीदा इतना, तो ये डिस्काउंट मिलेगा, और इससे कम खरीदा तो इससे ये वाला डिस्काउंट मिलेगा। यदि हम चिल्लर में मतलब जो है खरीदार है, तो अगर इससे ज़्यादा खरीदते एक लिमिट से, तो ये वाला डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो ये वाला मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने देखिए एक ट्री बनाया है। ठीक है, एक डिसीजन ट्री बन गई। डिसीजन मतलब निर्णय की कैपेसिटी के लिए। तो यहाँ से हमने निर्णय लिए कि हम कौन सी स्थिति में है, तो उस हिसाब से हमको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ट्री बन गया है। तो ये क्या है, निर्णय लेने के लिए स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंतर्गत तीसरा टूल है। और इसी में जो है टेबल के रूप में हम देखेंगे, डिसीजन जो लेने की जो प्रक्रिया है टेबल के रूप में आ जाती है, तो उसे बोलते हैं डिसीजन टेबल। चलिए यहाँ दिखा देता हूँ आपको डेटा डिक्शनरी। तो देखिए, डीबीएमएस के अंतर्गत डेटा डिक्शनरी एक फाइल या फाइलों का समूह होता है, जो कि डेटाबेस के मेटा डेटा को स्टोर करती है। जैसे मैंने बताया ना, इंडेक्स को स्टोर करती है। डेटा डिक्शनरी में वास्तविक डेटा तो नहीं होता है, परंतु उस डेटा का जो है डेटा होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारी सूचना जो हम टेबल के अंतर्गत, जैसे टेबल का नाम, टेबल का विवरण, ये सारी चीज़ स्टोर कर देते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम में डेटा स्टोर, डेटा डेस्टिनेशन, प्रोसेस तथा इनके मध्य होने वाले डेटा फ्लो, ये सारी डिटेल यहाँ पे होती है। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर हम डेटा डिक्शनरी में बार बार जा सकते हैं, और हमारी ज़रूरत की चीज़ों को हम खोज सकते हैं। ठीक है, यानी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार की डेटा डिक्शनरी होती है, एक तो एक्टिव होती है और एक पैसिव होती है। तो वह डेटा डिक्शनरी जो हर समय अपने आप ही डीबीएमएस के द्वारा अपडेट हो जाती है, एक्टिव डेटा डिक्शनरी कहलाती है। और पैसिव डेटा डिक्शनरी भी एक्टिव डेटा डिक्शनरी के समान ही होती है, परंतु इसमें यह डीबीएमएस के द्वारा स्वतः अपडेट नहीं होती है। चलिए आगे देखें। यहाँ देखें, सभी डेटाबेस जो टेबल होते हैं और उनकी स्कीमा यानी कि स्ट्रक्चर के नाम इसमें होते हैं।
डेटाबेस में सभी जो टेबल्स होते हैं उसके बारे में विवरण, जैसे कि उनके अधिकृत उपयोगकर्ता यानी कि ऑथोराइज्ड जो यूज़र होते हैं उनकी सिक्योरिटी से संबंधित जानकारी, बनाए जाने के संबंध में जानकारी, ये सारी चीज़ें मतलब टेबल के संबंध में या डेटाबेस के संबंध में सारी जानकारी कहाँ होती है, डेटा डिक्शनरी में होती है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर इंग्लिश की। तो स्ट्रक्चर इंग्लिश जो होती है एक प्रोग्रामिंग पर आधारित है। इसमें वाक्यों की तार्किक बनावट के आधार पर सूचनाएं प्राप्त होती है और इसमें निर्देशों को देने के लिए एक विशेष व्याकरण यानी कि ग्रामर का उपयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग डाटा के साथ किया जाता है। इसमें किसी भी प्रोसेस को असाधारण अंग्रेजी भाषा में कोड किया जाता है, जैसे कि इफ़ टोटल इज़ लेस देन 33 देन फेल, मतलब यदि 33 है टोटल तो क्या होना चाहिए, पास, नहीं तो फेल होना चाहिए। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर इंग्लिश है। अब डिसीजन ट्री को आप देखिए, मैं यहाँ समझाता हूँ। यहाँ देखिए परचेज़ की बात करें, परचेज़ बड़ा है, देखिए यहाँ पे देखिए मतलब परचेज़ छोटा है बराबर किसके, ये देखिए यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, मान लीजिए 100 ले लिया आप नॉर्मल, तो 100 है। और नॉट पेड इन 7 डेज़, अगर 7 डेज़ में आप पे नहीं करते हो तो आपको 8% डिस्काउंट मिलेगा, और यदि आप पे 7 डेज़ में कर देते हो तो आपको 9% डिस्काउंट मिलेगा। देखिए यहीं से आप समझ गए, मतलब आपने खरीदे हो 100 से कम, ठीक है, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए ये देखिए परचेज जो है, परचेज छोटा है किससे, 100 से, ठीक है। अब देखिए स्पेशल ऑफर है और डिस्काउंट यहाँ मिलेगा, देखिए डिस्काउंट भी हमने दे दी यहाँ पर, देखिए छोटा है बराबर किससे, 2 से, तो यहाँ 7 डेज़ में पे हो रहा है। तो इस प्रकार से देखिए इसका डिस्काउंट यहाँ पे मिल गया 8.5, और अगर प्राइस आफ्टर देखिए डिस्काउंट क्या बाद में है तो 7.5। तो देखिए हम देख सकते हैं कोई भी हम कंडीशन को यहाँ डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन ट्री, देखिए ट्री एक प्रकार से अगर देखें तो इस प्रकार होता है, ये देखिए एक मेन रूट है, मेन रूट की अन्य शाखा है, उसी प्रकार देखिए मेन रूट यहाँ पे है, मेन रूट की अन्य शाखाएं आप देख सकते हो। डिसीजन लेने के लिए इस प्रकार से विभिन्न शाखाएं बनाई दी जाती है, तो इसी को डिसीजन ट्री बोला जाता है। देखिए डिसीजन ट्री एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा डेटा पर लागू होने वाली शर्तें, उन शर्तों के आधार पर लिए गए डिसीजन को प्रदर्शित किया जाता है। तो आप इसको पढ़ लेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर एनालिसिस टूल है। अब देख लेते हैं डिसीजन टेबल। यह एक टूल है जिसका प्रयोग परीक्षण मतलब टेस्टिंग के लिए, आवश्यकता के प्रबंधन के लिए किया जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग जटिल व्यावसायिक नियमों से निपटने हेतु, आवश्यकताओं को तैयार करने के लिए किया जा सकता है, और इसके जरिए यह देखना आसान हो जाता है कि शर्तों के सभी संभावित जो संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन पर विचार किया गया है, और अगर किसी शर्त को छोड़ दिया गया है, यदि प्रक्रिया जटिल हो व कई कंडीशनल निर्णय लेने हो, तब डिसीजन टेबल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर देखे हैं। तो IT ट्रेंड के अंतर्गत ही हमारा लास्ट टॉपिक था, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे MIS जो टॉपिक हमने पढ़ा। इसके अलावा DCA के संबंध में जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है उसके लिए मैं अलग से यहाँ कवर कर दूंगा। यहाँ आपका PGDC की सारी यूनिट मतलब जो है कवर हो चुकी है, 5 यूनिट किसकी, IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी की। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे ये जो है आपको कंप्लीट मिल जाएगा ये वीडियो, तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।